हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम शुरू कर रहे हैं नेशनल डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस। इस क्लासेस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आपको रिविजन्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये क्लास कुछ इस तरीके से डिज़ाइन की है कि आपके रिविजन अपने आप होते रहेंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कब रिविज़न करना है। इसमें रिविज़न डिज़ाइन किया गया है आपके हिसाब से, यानी कब आपको रिविज़न करना है ये वीडियो खुद पे खुद डिसाइड कर लेगी। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये हमारी वीडियो बाइलिंगुअल है, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में की है। नॉर्मली हम इसको हिंदी में पढ़ाएंगे और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इसमें इंग्लिश में क्वेश्चन देख सकते हैं। समझाने का तरीका हमारे लिए दोनों के लिए एक ही रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की यह बैठक वाशिंगटन में आयोजित की गई थी। वाशिंगटन यानी यूएसए में आयोजित की गई थी। अजीत डोभाल ने अपने समकक्ष जैक सुलीवन के साथ यह बैठक की, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। वहाँ के भी जो जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनका नाम है जैक सुलीवन, यानी अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जैक सुलीवन। वो अजीत डोभाल के समकक्ष हैं। अमेरिका में हम इससे रिलेटेड कनेक्टिंग जीके देख लेते हैं। अमेरिका में जो दो प्रमुख दल हैं वो कौन कौन से हैं? रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाता है। 1776 में अमेरिका को इंग्लैंड से आज़ादी मिली थी। जॉर्ज वॉशिंगटन ने दासों को मुक्त कराया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो उसमें जॉर्ज वॉशिंगटन जो है उन्होंने दासों को मुक्त कराया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और कभी आपसे कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अहिंसक कार्रवाई के माध्यम से लड़ने वाले नागरिक अधिकार नेता कौन थे? वो नेता थे मार्टिन लूथर किंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत फेमस पर्सनालिटी है मार्टिन लूथर किंग। तो अहिंसक कार्रवाई के माध्यम से लड़ने वाले नागरिक के अधिकारों के नेता थे, वो थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये भी याद रखना साथ में जूनियर। व्हाइट हाउस कहाँ पे स्थित है? तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि न्यूयॉर्क में, लेकिन न्यूयॉर्क में नहीं है। जो व्हाइट हाउस स्थित है वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। राष्ट्रपति के पद के लिए कौन पात्र है? यानी ये बात हो रही सिर्फ अमेरिका की होगी। जो हम कनेक्टिंग जी के देख रहे हैं अभी अमेरिका के देख रहे हैं, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए कौन पात्र है? जैसे इंडिया में होता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। उनके लिए कौन है कि अमेरिका में राष्ट्रीय पद के लिए कौन पात्र है? एक प्राकृतिक जन्म नागरिक, यानी कोई भी प्राकृतिक तरीके से हुआ हुआ इंसान जो है वो वहाँ के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है। संविधान का 19वां संशोधन महिलाओं को मतदान का अधिकार कब दिया गया? यानी अमेरिका के संविधान में जो 19वां संशोधन था जिसमें महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था, ये कब हुआ था? 1920 1920 में हुआ था। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है, किसने कहा था कि हम इन सत्यों को स्वतः प्रमाणित मानते हैं कि सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं? थॉमस जेफरसन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो सकता है, थॉमस जेफरसन। मैं दोबारा इस पे आऊँगा, इस टॉपिक पे आऊँगा और आपको इसको यूएसए से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आएगा उसका एक बार फिर से मैं इसको क्विक रिवीजन करा दूंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैनुएला रोका बोटे को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाया गया? ये क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में नहीं डाला है, मैं पीडीएफ जब डालूंगा तो पीडीएफ में मैं इसको इंग्लिश में भी करके दे दूंगा आपको। ठीक है, तो मैनुएला रोका बोटे को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है इक्वेटोरियल गिनी। इक्वेटोरियल गिनी जो देश है वो मध्य अफ्रीका में स्थित एक छोटा सा देश है, काफ़ी छोटा देश है, जिसकी राजधानी है मालाबो, और बोलते हैं उसकी पॉलिटिकल कैपिटल है वो है ओइला। वैसे राजधानी मायाबो या ओइला कुछ भी आता है, आपको ऑप्शंस में देखने होंगे। वैसे नॉर्मली उसकी राजधानी है मालाबो और पॉलिटिकल कैपिटल है ओइला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में अडानी समूह द्वारा हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किस देश में किया गया है? तो इसका आंसर है इजराइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि एक अभी इसमें क्वेश्चन मैं आगे और लूँगा। जो है इंडियनबर्ग, जो एक इवैल्यूएशन कंपनी है, उन्होंने अडानी समूह के जितने भी शेयर्स हैं, जितने भी लिस्टेड शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी, उनका एक इवैल्यूएशन करा था और अपनी एक रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में कुछ ऐसा कहा गया था कि अडानी के जितने भी अधिकतर जो बिजनेस है वो लोन पे आधारित है और बहुत ज़्यादा लोन लिया है, तो इस कंपनी के बैंकरप्ट होने का खतरा है। इस तरह की एक न्यूज़ आई थी। उसके बाद अदानी ग्रुप के जितने भी लिस्टेड कंपनी हैं उनके लोअर सर्किट हमें मार्केट में देखने को मिला था।
बहुत ज़्यादा उनके शेयर में गिरावट देखने को गई थी। अडानी जो एक बार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में नंबर 2 पे चल रहे थे, वो फिर टॉप 20 से बाहर हो गए थे, इस कारण से ये चीज़ दिखाया गया था। तो इसलिए ये अडानी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी समूह द्वारा हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किस देश में किया गया है? तो इसका आंसर है इजराइल। ठीक है, तो इसराइल से रिलेटेड भी हम जीके देख लेते हैं। मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए इसराइल की एयर डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है? आयरन डोम है। ठीक है, S-400 से कंफ्यूज मत होना। S-400 जो है वो रशिया का है, इंडिया ने जिसको खरीदने के लिए खरीदा है। तो S-400 रशिया का है, इसराइल का कौन सा है? आयरन डोम। इसराइल को आयरन डोम के विकास के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा से आर्थिक सहायता मिली, जो दुनिया की सबसे अच्छी वायु रक्षा प्रणाली है। ठीक है, तो अमेरिका का ये मानना है कि जो इसराइल आयरन डोम डेवलप कर रहा है वो दुनिया की सबसे अच्छी वायु रक्षा प्रणाली है। तो अमेरिका की जो प्रतिनिधि सभा है, जो उनकी संसद होती है, उन्होंने उसको क्या है, आर्थिक योगदान दिया इसराइल को, कि ताकि वो अपनी एयरडम जो है आयरन डोम जो है उसको डेवलप कर सकें। यरूशलेम को हिब्रू में यरूशलेम और अरबी में अल कुदस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यरूशलेम जो है उसको यरूशलेम, ठीक है, हिब्रू में उसको इसराइल की जो लैंग्वेज होती है उसको यरूशलेम कहा जाता है, और अरबी में उसे अल कुदस के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चंस ठीक है, नॉर्मल है क्वेश्चन, आप जानिए, बस इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दिया है। ठीक है, तो थोड़ा इसराइल के बारे में जान लेते हैं। तो क्या हुआ था, 1882 से 1948 के बीच की बात है। जितने भी दुनिया भर के जितने भी यहूदी थे वो पैलेस्टाइन में एकत्रित हुए थे, क्योंकि वो उसको एक प्रोमिस्ड लैंड मानते थे। ये उनकी चीज़ है कि इसराइल कैसे बना, ये उसकी कहानी है। 1882 से 1948 के बीच की बात है कि दुनिया भर के जितने भी यहूदी थे वो उन्होंने बोला कि हम सारे के सारे इकट्ठा कहाँ होंगे? पैलेस्टाइन में होंगे। तो यानी वो पैलेस्टाइन में जहाँ पे इकट्ठा होकर बाद उन्होंने वहाँ पे इसराइल बनाया, और इसराइल और पैलेस्टाइन का जो विवाद है वो आज भी चलता रहता है। ठीक है, और जब वो सारे के सारे यहूदी पैलेस्टाइन में इकट्ठा हुए थे, तो उस आंदोलन को किस नाम से जाना जाता था? उस आंदोलन को जाना जाता था अलियाह के नाम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, उस आंदोलन को अलियाह के नाम से जाना जाता है। तो ये इसराइल भी न्यूज़ में रहा था, तो ये इसके इसराइल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। फिर अगला क्वेश्चन है, 2014 में फिलिस्तीन, यानी जिसको पैलेस्टाइन भी कहा जाता है, ने संयुक्त राष्ट्र में सदस्य राज्य के रूप में खुद को शामिल करने के लिए अपने प्रयास शुरू किए थे। इसे पैलेस्टाइन का 194 अभियान भी कहा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी अभी हमारे संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं। सबसे लेटेस्ट सदस्य जो हुआ था वो कौन बना था? वो 2013 के आसपास ही बना था, वो था साउथ सूडान। ठीक है, तो उसके बाद पैलेस्टाइन ने भी उस पर बनने की कोशिश उसने शामिल कर दी 2000 कितने से 2014 से। तो उसने जो अभियान चलाया था उसके लिए, पैलेस्टाइन ने अभियान चलाया था कि हमको संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता लेनी है, और उस अभियान को कहा जाता है पैलेस्टाइन 194 अभियान, यानी फिलिस्तीन 194 अभियान उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक आउटलुक प्रतिवर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है? यानी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है वो हर वर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो एनुअली यानी हर वर्ष जारी किया जाता है, और किसके द्वारा जारी किया जाता है? आईएमएफ। वर्ल्ड बैंक से कभी भी इसमें कंफ्यूज मत होना, आईएमएफ से ही जाना जाता है। ठीक है, आईएमएफ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के वैश्विक मंदी के बीच भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। यानी उसने क्या किया था, 2022-23 के लिए भी उसने ये घोषणा की थी कि इंडिया जो है सबसे ज़्यादा तेज़ी से मंदी चली रही है उसके बीच। अभी ये हमने जब देखा था बीच में मंदी के पूरे बादल आए थे, शेयर मार्केट्स में पूरे शेयर सारे डाउन जा रहे थे, तो वैश्विक मंदी थी। इस वैश्विक मंदी के बीच भी आईएमएफ ने जो अपना आउटलुक जारी किया था उसमें क्या किया गया था कि जो सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगा, 6.3 के आसपास जो थी उसकी जीडीपी की ग्रोथ जो था, ये आंका गया था आईएमएफ के द्वारा। तो 2022-23 में तो था ही, 2023-24 में भी आईएमएफ ने बोला कि 2023-24 में भी सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत बना रहेगा। ठीक है, तो आईएमएफ ने भारत की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2023-24 में 6.1% रहने के अपने अनुमान को बरकरार रखा है।
और 2024 में जो ये जीडीपी की ग्रोथ रेट रहेगी वो 6.8% रहेगी। 2023-24 में 6.1 और 2024 में कितनी रहेगी 6.8 रहेगी। यानी ये चीज़ आप इंपॉर्टेंट याद कर लो, आता है एग्जाम्स में 6.1 6.8, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 189 देशों का एक संगठन है। आईएमएफ के सभी सदस्य देश संप्रभु राज्य नहीं है। ठीक है। यानी पैलेस्टाइन जैसे राज्य, पैलेस्टाइन जो हो गया और तिब्बत हो गया, संप्रभु नहीं है, लेकिन ये फिर भी जो है आईएमएफ के सदस्य बन सकते हैं। आईएमएफ के सदस्य बनने के लिए संप्रभु सोवरेन होने का कोई भी कंडीशंस नहीं है। ठीक है। यानी आईएमएफ के सभी सदस्य देश जो है वो संप्रभु राज्य नहीं है, लेकिन आईएमएफ, ठीक है, इसलिए आईएमएफ के सभी सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं। समझिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। यानी आईएमएफ के जो सभी सदस्य हैं वो संप्रभु यानी सोवरेन नहीं है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र जो है उसके जो सभी देश हैं वो संप्रभु होने ज़रूरी हैं। यानी कोई एक देश जो संयुक्त आईएमएफ का सदस्य है, ज़रूरी नहीं है कि वो संयुक्त राष्ट्र का भी सदस्य हो, क्योंकि वो अगर संप्रभु नहीं है तो वो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं बन सकता है। ठीक है। अभी एक हमारे क्वेश्चन आता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, यानी विशेष आहरण अधिकार, ये सुदिन हो गया। स्पेशल ड्राइंग राइट्स एसडीआर आएगा, यानी जो हमारी संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशन है, उसकी एक मुद्रा है, वो मुद्रा क्या है, उसको एसडीआर बोला जाता है। यानी सोशल ड्राइंग राइट, सॉरी, स्पेशल ड्राइंग राइट्स उसको बोला जाता है। ठीक है। स्पेशल ड्राइंग राइट यानी एसडीआर जो है ये 5 मुद्राओं की का कॉम्बिनेशन माना जाता है, यानी 5 मुद्राओं की बास्केट, यानी 5 मुद्राओं की टोकरी इसको माना जाता है। वो 5 मुद्राएं कौन कौन सी हैं जो मिला के एसडीआर बनाती हैं? वो है यूएस डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चीनी युआन और यूरो। ठीक है। यानी यूएसए का हो गया, जापान का हो गया, इंग्लैंड का हो गया, चीन का हो गया और यूरो का हो गया। यूएसए, जापान, इंग्लैंड, चीन, यूरो। यूएसए, जापान, इंग्लैंड, चीन, यूरो, ये 5 देश जो हैं जो एसडीआर बनाती है। ठीक है। आईएमएफ ने फैसला किया कि 1 अक्टूबर 2016 से रेन मिनबी यानी चीनी युआन को रेन मिनबी भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना दिमाग में। यानी 1 अक्टूबर 2016 से रेन मिनबी चीनी युआन को एसडीआर टोकरी में जोड़ा जाएगा, यानी एसडीआर की बास्केट में जोड़ा जाएगा। यानी क्वेश्चन आ सकता है कि जो चीनी युआन है उसको एसडीआर बकेट में कब जोड़ा गया? वो एसडीआर बकेट में जोड़ा गया 1 अक्टूबर 2016 से। तब से एसडीआर बकेट में निम्नलिखित 5 मुद्राएं शामिल हैं। अमेरिकी डॉलर जो जिसकी परसेंटेज कितना है, जिसका हिस्सा जो है 41.73, यानी एक बकेट है, बकेट में मिला जाए तो उसमें स्पेशल ड्राइंग राइट में उसमें से 41.73% डॉलर्स हैं। फिर 30.93 सेकेंड नंबर पे यूरो आती है, थर्ड नंबर पे चीनी युआन यानी रेन मिन भी आती है, फोर्थ नंबर पे आती है जापानी येन और फिफ्थ नंबर पे आती है ब्रिटिश पाउंड। ब्रिटिश पाउंड का जो उसमें हिस्सा है यानी जो कॉम्बिनेशन है, जो कंटेंट है, वो सबसे कम है। ठीक है। निजी क्षेत्र को ऋण आवंटन आईएमएफ के उद्देश्यों के अंतर्गत नहीं आता है, यानी जो प्राइवेट सेक्टर है आईएमएफ उसको पैसा नहीं देती है, उसको लोन नहीं देती है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ठीक है, ये क्वेश्चन में आ सकता है। यानी जो निजी क्षेत्रों को कौन ऋण प्रदान करता है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो है निजी क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है, या निजी क्षेत्र को ऋण प्रदान करता है। आईएमएफ में चीन का तीसरा सबसे बड़ा कोटा है। ठीक है। वर्तमान में आईएमएफ कोटा में चीन की हिस्सेदारी 6.49% है। आईएमएफ में कोटा होता है। ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जो उसमें सबसे ज़्यादा कोटा किसका, ऑब्वियसली यूएसए का रहेगा। थर्ड नंबर पे जो है वो है चाइना, उसकी हिस्सेदारी। और चौथे नंबर पे जो है जर्मनी की हिस्सेदारी है 5.6%। जर्मनी एसडीआर में नहीं है, स्पेशल ड्राइंग राइट में नहीं है, लेकिन वो उस पर आईएमएफ में कोटे की बात हो रही है, किसका कितना पैसा है आईएमएफ में। तो तीसरे नंबर पर है आपकी चाइना और फोर्थ नंबर पे है जर्मनी। स्पेशल ड्राइंग अधिकार को पेपर गोल्ड के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि इंग्लिश में से किस करेंसी को पेपर गोल्ड के नाम से जाना जाता है। बहुत लोग डॉलर मार के आएंगे तो गलत है। तो एसडीआर यानी स्पेशल ड्राइंग राइट जो इसको पेपर गोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, एक ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था 1944 में। तो इस सम्मेलन में क्या होता है कि दो बहुपक्षीय संगठन का निर्माण होता है। एक हुआ था आईएमएफ का और एक हुआ था डब्ल्यूबी का यानी वर्ल्ड बैंक का। तो इसलिए जो आईएमएफ और डब्ल्यूबी है इसको ब्रेटन वुड की जुड़वा औलादे कहा जाता है, यानी इसको जुड़वा बहनें भी कहा जाता है और ब्रेटन वुड की जुड़वा औलादे भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। यूक्रेन ने किस देश के ओडेसा है, नॉट उड़ीसा, ये गलत छप गया यहाँ पे। यूक्रेन ने किस देश के ओडेसा शहर को खतरे में विश्व विरासत के रूप में सूचीबद्ध किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंट न्यूज़ है,
आज ही की न्यूज़ है। तो यूक्रेन ने किस देश के ओडेसा शहर को खतरे में विश्व विरासत के रूप में सूचीबद्ध किया है, यानी एक ऐसी विश्व विरासत जो अभी खतरे में है, उसमें किसको सूचीबद्ध किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सॉरी ये ठीक है, ये यूक्रेन में है, यानी ये ओडेसा शहर जो है ये यूक्रेन में है। इसके क्वेश्चन में ही आंसर छप गया। तो यार नॉर्मली क्वेश्चन ये आएगा कि जो ओडेसा शहर है जिसको अभी अभी किसने यूनाइटेड नेशन ने किसमें किया है, खतरे में विश्व विरासत के रूप में सूचीबद्ध किया है, तो वो हो जाएगा यूक्रेन का शहर ओडेसा। तो इसको ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा? इसकी मांग एक्चुअल में यूक्रेन कर रहा था कि उसको विलुप्त होने वाले शहरों की कगार में डाल दिया जाए यूनाइटेड नेशन द्वारा। लेकिन अभी यूनाइटेड नेशन ने क्या किया कि उसको खतरे में, यानी खतरे में विश्व विरासत के रूप में सूचीबद्ध किया है। इससे क्या होगा कि अगर विश्व विरासत जो है खतरे में है, तो इससे रशिया के ऊपर एक दबाव होगा, एक पॉलिटिकल प्रेशर होगा कि वो अपने हमले वहाँ पर बंद कर दे। और ये अगर उसको हम विश्व विरासत अगर ऐसा घोषित कर देते हैं जो भी खतरे में, तो उससे क्या होगा कि उस शहर को आर्थिक मदद मिलने शुरू हो जाएगी और उसमें कोई परेशानी नहीं हो जाएगी। तो इसमें एक न्यूज़ यहाँ पे ये भी आई थी कि जो फ्रांस की विदेश मंत्री हैं कैथरीन कैलोना, वो दौरा करना चाहती थी कहाँ का? इस जगह का, ओडेसा का, जो यूक्रेन का शहर है ओडेसा, वो वहाँ का दौरा करना चाहती थी। लेकिन फिर उन्हें डर लग गया। उन्हें डर क्या लग गया कैथरीन कैलोना को? कि हो सकता है कि वहाँ पर रशिया अपना मिसाइल अटैक कर दे और उसमें उनकी जान चले जाए, उनको कुछ हो जाए, खतरा हो जाए। तो इसलिए उन्होंने भी अपनी जो यात्रा थी, यात्रा रद्द कर दी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत को मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारत को उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा कहाँ की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें है, तो भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ये है हैदराबाद में। ये जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ जाएगा, भारत को मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारत को उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा कहाँ की गई थी? हैदराबाद में। क्योंकि भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान केंद्र है हैदराबाद में, उसी को डेवलप करके उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई थी हैदराबाद में। उसी तरह के रूप में उसको डेवलप किया जा रहा है। तो इससे पहले इसकी हम हिस्ट्री जान लेते हैं। हिस्ट्री क्या हुआ था कि सन 2018 में भारत ने यूनाइटेड नेशन को बोला था कि सन 2023 को, यानी वर्ष 2023 को क्या घोषित किया जाए? अंतर्राष्ट्रीय पोषण अनाज वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव दिया था। इंडिया ने किसको? यूनाइटेड नेशन को दिया था। तो यूनाइटेड नेशन ने क्या किया था? उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था और साथ में 70 देशों ने भी स्वीकृति दी थी। तो ठीक है, तो बाद में घोषित कर दिया गया था 2023 को। 2023 को घोषित कर दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय पोषण अनाज वर्ष, और इसका प्रस्ताव भारत ने रखा था सन 2018 में। तो भारत ने सन 2018 को किस रूप में मनाया? भारत ने सन 2018 को मनाया था बाजरा के राष्ट्रीय वर्ष के रूप में। ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। 2023 जो था अंतर्राष्ट्रीय पोषण अनाज वर्ष और 2018 बाजरा वाला वर्ष। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। बजट 2023-2024 में कौन कौन सी योजनाएं की गई हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दूसरा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन, तीसरा है आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम है, नॉट आकांक्षा है, इट्स आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम। या उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल। ये तीनों की तीनों योजनाएं शुरू की गई थी। इसके अलावा एक और दो योजनाएं भी हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले पीवीटीजी विकास मिशन क्या है? पीवीटीजी विकास मिशन है, इसमें जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनमें है, उनके ऊपर अगले 3 साल में उनके विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए तक का खर्च करने की योजना है। इसको इसलिए हम पीवीटीजी योजना के नाम से बोलेंगे, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास योजना। और विकास किसका होगा? अनुसूचित जनजातियों का। लगभग 15,000 करोड़ रुपए उनके ऊपर खर्च किए जाएंगे। फिर दूसरी है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, यानी जो चौथा संस्करण है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का, चौथे संस्करण के अंतर्गत में क्या किया है? युवाओं को कुशल बनाने के लिए, यानी उनको स्किल्ड बनाने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के अंदर में आती हैं मैकेट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग एक्सेट्रा। इन चीज़ों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है युवाओं को शिक्षित या युवाओं को स्किल्ड बनाने के लिए। फिर इसके बाद एक हमारा है आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम। तो आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम क्या है? इसके तहत स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, जल संस्थान, आधारभूत संरचना के विकास के लिए कार्य किया जाएगा। यह है। इसके अलावा ये ठीक है, आकांक्षी प्रखंड योजना था, इसमें यह है पोषण, शिक्षा, जल संस्थान, आधारभूत संरचना, इसके लिए डेवलपमेंट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक योजना और है जिसका है गोवर्धन योजना। गोवर्धन योजना में कुछ नहीं है, जो गाय, गोवर्धन मतलब गाय का गोबर, और गाय के गोबर से बायोगैस बनाना, यानी जो हमारे जितने भी अपशिष्ट होते हैं, अपशिष्ट से बायोगैस बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए तक का निवेश किया जाएगा। एक और अन्य योजना जो है अभी इस बार शुरू की गई है, वो योजना है आत्मनिर्भर
बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम, यानी बागवानी यानी आपको बागवानी में आत्मनिर्भर होना है, लेकिन आपको ऐसी फसल उगानी है जो हेल्दी हो, जो स्वच्छ हो, यानी उच्च गुणवत्ता वाली फसल उगानी है। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। 8 है कि अभी अभी जो इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है यानी IRRF है, उसने 2023 की इंस्टीट्यूशंस की सूची जारी की है। रैंकिंग की कौन सा इंडिया का कौन सा इंस्टीट्यूट किस नंबर में, तो IIM अहमदाबाद को नंबर फर्स्ट पोजीशन मिली है। गवर्नमेंट जितने भी संस्थान हैं सरकारी संस्थानों में और प्राइवेट संस्थानों में जो जेवियर श्रम संबंध संस्थान है, ठीक है, यानी XLRI वाला जो संस्थान है, JVL श्रम संबंध संस्थान है, वो प्राइवेट निजी संस्थान है। इसमें प्राइवेट निजी संस्थान में दूसरे नंबर पर आता है मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जो कि गुड़गांव में है। और IIM कोलकाता और IIM बेंगलुरु दूसरे और तीसरे नंबर पर सरकारी संस्थान की सूची में है। एक है अगला एक क्वेश्चन है NISAU UK इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स ने आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में, ठीक है, यानी इंडिया UK का एक फोरम है जो NISAU-UK जो होता है, इसने आर्थिक और क्वेश्चन आएगा, इसने आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की है, तो पूर्व प्रधानमंत्री थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनको उनके आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में, यानी वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने राजनीति भी की थी। 10 सालों वो देश के प्रधानमंत्री रहे थे, यानी आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपने अभूतपूर्व योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की गई थी। जो NISAU-UK इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स जो है, इसमें क्या होता है कि वो इंडियन जो कि ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ से पढ़े हैं, ब्रिटेन में यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, और उनकी उपलब्धियों को रेखांकित करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो दिया गया था आपके पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को, लेकिन कुछ अन्य लोगों को भी इसमें सम्मानित किया गया था। अन्य सम्मानित होने वाले लोगों में कौन है, भारतीय महिला फुटबॉल टीम की गोलकीपर अदिति चौहान, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आधार पूनावाला व बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा भी इसमें शामिल है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत टाइम से लगातार एग्जामिनेशंस में पूछा जाता रहा है, वो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ये बहुत बार पूछा जाता रहा है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता रहेगा, तो इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। इसका एक डिटेल जो है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इसके बारे में क्या क्या है। हर एक ईच एंड एवरी पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में आर्द्र भूमि और मंग्रूव के महत्व को समझाना है, यानी जो हमारे आर्द्र भूमि जिनको वेटलैंड्स बोलते हैं, और मंग्रूव्स जो हमारे पेड़ होते हैं, सुंदरवन सुंदरी ट्रीज जिनको बोला जाता है, यानी वेटलैंड्स और मंग्रूव्स का इम्पोर्टेंस समझाना ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में। तो सबसे पहले क्या हुआ था, 2 फरवरी 1971 को जो कैस्पियन सागर है उसके तट पर एक देश है ईरान, और ईरान का शहर है रामसर, ठीक है, वहाँ पे आर्द्र भूमि सम्मेलन को अपनाने की तिथि बोला गया था कि हम इस डेट को 2 फरवरी को हम आर्द्र भूमि सम्मेलन करेंगे, वो मनाएंगे इसको। तो वहाँ पे आर्द्र भूमि सम्मेलन हुआ था एक, तो उसको चिन्हित करने के लिए कि यार ठीक है, हमने सबसे पहले 2 फरवरी 1971 को किया था, तो उस डेट को चिन्हित करने के लिए हमने क्या किया, हर साल हमने आर्द्र भूमि दिवस मनाना शुरू किया। लेकिन हमने 1971 में सबसे पहली बार वहाँ पे सम्मेलन किया था, लेकिन अगले साल से हमने मनाना नहीं शुरू किया, हमने मनाया उसके बहुत लंबे साल बाद, लगभग 26 साल बाद 1997 में हमने पहला अपना आर्द्र भूमि दिवस मनाया था 2 फरवरी को। और क्या होता, और जो कन्वेंशन था 1971 वाला, उसको लागू कब किया गया था, 1975 में। भारत ने इस संधि पर पहली बार हस्ताक्षर कब किए थे, 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे। फिर है दलदली भूमि वाले या नमी वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि कहा जाता है। वेटलैंड्स आर्द्र भूमि एक चीज़ हो गया, दलदल वाली जो चीज़ें होती हैं, दलदल और नमी भूमि वाले, तो इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी होती है वो बहुत ज़्यादा रिच होती है, यानी ये जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र होता है। और इसको क्या बोला जाता है, प्रकृति यानी नेचर के लंग्स, प्रकृति की किडनी इसको बोला जाता है, सॉरी किडनी किडनी लंग्स नहीं, किडनी बोला जाता है। प्रकृति के गुर्दे यानी किडनी बोला जाता है, या प्रकृति का सुपर मार्केट भी बोला जाता है। और ये जो क्षेत्र होते हैं वेटलैंड जो होते हैं, ये बाढ़ और तूफान को नियंत्रित करते हैं। तो भारत की जो रिकॉर्ड में जो दर्ज जो है 2 वेटलैंड हैं, ठीक है, एक एक जो है वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, और दूसरा जो है लोकटक झील मणिपुर में है।
चिल्का झील उड़ीसा जो थी वो भी पहले जो थी इस रिकॉर्ड में वेटलैंड में जो था, जो इंटरनेशनल रिकॉर्ड के वेटलैंड में था, लेकिन अभी उसको फ़िलहाल हटा दिया गया है। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमने पूरे 10 क्वेश्चंस पूरे किए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। रिविजन्स भी हम मल्टीपल टाइम करते रहेंगे, जो भी इसके इंपॉर्टेंट इसमें से निकलते रहेगा उसके हम रिविजन्स भी लेके आएंगे। रिविजन्स करने की का आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप रोज़ एक बार कम से कम ये क्लास देखिए, आधे घंटे की लगभग ये क्लास होगी इंक्लूडिंग रिविजन्स, और सारा चीज़ आपका एग्ज़ाम्स तक एकदम आपको एग्ज़ाम टू रेडी टू एग्ज़ाम बनाने का ज़िम्मा हमारा है। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।